बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की ख़राबियाँ। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी किडनी प्रॉपर वर्क ना करे या डैमेज हो जाए तो इससे और बहुत सारे आर्गन इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक सॉलिडरी आर्गन नहीं है। फिर हमने किडनी स्टोन किस तरह बनती है, किन केमिकल से बनती है, उसको कंप्लीट डिस्कस किया था। आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड अगर आपके फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में आप लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी किडनी के अंदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इससे आपकी किडनी के अंदर किडनी स्टोन बन जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रीनल फेलियर क्या होता है। रीनल फेलियर कंप्लीट या पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी होता है। देन इसमें हमने इसकी काजेज़ बताई कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो, डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इनको भी कंप्लीट मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते हैं। देन उसकी ट्रीटमेंट में हम आए थे कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट इसकी एक ट्रीटमेंट है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शन किडनी, यानी कि ख़राब किडनी की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, जो आपके पास किडनी स्टोन लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बन जाती है उसको किस तरह रिमूव करें। अब किडनी स्टोन की 3 टाइप्स हो सकती हैं, या तो एक स्मॉल होगी या मीडियम होगी या लार्ज साइज़ की होगी। जो स्मॉल साइज़ किडनी स्टोन होती है बच्चों, वो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे आपकी यूरिन के थ्रू यूरिनरी सिस्टम के थ्रू आपके यूरिन के साथ आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन अगर आपके किडनी के अंदर मीडियम साइज़ की स्टोन है तो वो पानी के साथ बाहर नहीं आ सकती, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम उसको बॉडी से बाहर लेके आ सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है लिथोट्रिप्सी। अच्छा, तो बच्चों लिथोट्रिप्सी क्या होता है? लिथोट्रिप्सी में बच्चों हाई एनर्जेटिक साउंड या शॉक वेव्स यूज़ करते हैं। शॉक वेव्स क्या होती हैं? एक ऐसा मशीन होता है जिससे शॉक वेव्स आपके किडनी के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं। किडनी में जिस पार्ट के अंदर आपका एक्चुअली स्टोन होता है, उस स्टोन के ऊपर शॉक वेव्स आउटसाइड से किसी मशीन के थ्रू बम्बार्ड की जाती हैं और वो हाई शॉक वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो स्टोन होता है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। और जब आपकी किडनी जो स्टोन होती है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, देन वो यूरिन के थ्रू इजीली आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तो लिथोट्रिप्सी में बच्चों और कुछ भी नहीं है, जस्ट इतना ही है कि हाई शॉक वेव्स या हाई एनर्जेटिक साउंड वेव्स किसी मशीन के थ्रू आपके किडनी स्टोन के ऊपर बाहर से आउटसाइड से बम्बार्ड की जाती हैं, जिसकी मदद से आपकी किडनी की स्टोन जो है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और स्मॉल पीसेस स्टोन देन पानी पीने के साथ आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब आते हैं लार्ज साइज स्टोन किस तरह रिमूव करते हैं। स्मॉल की तो हमने बात की, वो पानी के साथ। मीडियम की बात की लिथोट्रिप्सी के साथ। लार्ज स्टोन के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। आपको लार्ज साइज़ की स्टोन को किडनी से रिमूव करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। इज़ ए क्लियर? अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डायलिसिस। ये भी आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग किडनी का है। इसमें हम बच्चों देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायलिसिस कहते किसको हैं। डायलिसिस वर्ड जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसके मतलब है सेपरेशन। तो सेपरेशन, किसकी सेपरेशन, कैसी सेपरेशन, देख लेते हैं। बच्चों, आपके जो ब्लड होते हैं उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह होती हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। आपके ब्लड से वो टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह को रिमूव करवाना थ्रू एन आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस में जो मशीन यूज़ होता है उसको कहते हैं डायलाइज़र।
पहले डायलिसिस के एक्चुअली हमने मीनिंग देख ली। ये आपके पास ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब है सेपरेशन। इसमें आपकी ब्लड सेपरेट की जाती है, आपकी ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंस को सेपरेट किए जाते हैं थ्रू एन आर्टिफिशियल मेथड, एंड दैट मेथड इज़ नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस यूजेस अ मशीन दैट इज़ कॉल्ड डायलाइज़र। अब बच्चों बात आती है कि डायलिसिस होता किस तरह है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और एक्चुअल में ये कैसे आपकी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करवाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी वर्किंग में इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, मैं फिर आपको यहाँ बता देता हूँ। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम हायर, यहाँ गलती से लोअर लिख लिए, फ्राम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करना एक्चुअल में क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे डिफ्यूजन किस तरह होते हैं, आपकी जो ब्लड से, पेशेंट का जो ब्लड से वो क्या किया जाता है, उनको एक ट्यूब्स की मदद से एक डायलाइज़र मशीन के अंदर लेके आते हैं। क्या करते हैं, पेशेंट का जो ब्लड थे वो ट्यूब्स की मदद से डायलाइज़र मशीन्स के अंदर लेके आते हैं। उस डायलाइज़र मशीन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड। अब होता क्या है, डायलाइसिस फ्लूइड, जब आपका ब्लड डायलाइसिस फ्लूइड में से पास होता है तो वहाँ से एक्चुअल में उन ट्यूब में से जो वेस्ट मटेरियल होती हैं वो आपके ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं डायग्राम की मदद से आपको कंप्लीट ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं जो कुछ चीज़ों को तो अलाउ करें कि अपने से पास हो सकें, लेकिन कुछ चीज़ों को पास होने ना दें। तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड्स को ट्यूब्स की मदद से डायलाइज़र मशीन के अंदर लेके आते हैं। डायलाइज़र मशीन के अंदर एक्चुअली फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, और वो ट्यूब्स जब डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर पास होती हैं तो एक्चुअल में आपके पास ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट एट्सेट्रा डिफ्यूज़ हो जाती हैं आपके ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर, और जो क्लीन ब्लड रह जाता है वो दोबारा वही ट्यूब्स आपके बॉडी में दोबारा वो पहुंचा दिया जाता है और आपकी बॉडी में वो दोबारा रिटर्न हो जाता है। इसी तरह डायलाइज़र एक्चुअली डिफ्यूजन के बेस पे काम करते हैं। मैं आपको ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको यहाँ बताई ये एक डायग्राम की मदद से बता देता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पास एक्चुअल में ये वाला डायग्राम आपको ये चैम्बर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं डायलाइज़र मशीन्स। अब ये डायलाइज़र मशीन के अंदर देखें आपके पास इस पेशेंट के आर्टरीज के साथ पेशेंट के वेन के साथ आपकी जो एक ट्यूब लगाई जाती है जिसकी मदद से पेशेंट का ब्लड जो है जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह होंगे वो आपके पास इस ट्यूब के थ्रू आपके डायलाइज़र मशीन के अंदर ये पाइप इस तरह आ जाता है, और यहाँ से ये पाइप दोबारा इस डायलाइज़र मशीन से होते हुए दोबारा यहाँ से इस पेशेंट के आर्म में लगा दिया जाता है। अब ये ट्यूब जो है ये पेशेंट के आर्टरी में वीन में लगाया जाता है। वीन से आपका वो ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो डायलाइज़र की तरफ आता है, और डायलाइज़र से जो क्लीन ब्लड है वो एक्चुअल में आपके वीन के अंदर दोबारा आर्टरीज के अंदर लगाया जाता है। आर्टरी दोबारा वो आपके क्लीन ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो रेड ट्यूब आपको डायलाइज़र मशीन के अंदर नज़र आ रही है, इस रेड ट्यूब में एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है
कि इनसे कुछ मटेरियल्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपके पास इस चैम्बर के अंदर जा सकते हैं। इस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को कहते हैं डायलाइज़र फ्लूइड। अब होता क्या है कि जब आपका ब्लड इन ट्यूब में से पास होते हुए यहाँ से पास होते हुए आता है तो आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपके एक डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आपके क्लीन ब्लड जो है वो दोबारा आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ आपको सिंपल डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये आपका ब्लड है जिसके अंदर देखें आपको ये मॉलिक्यूल शो किए हुए, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये आपके पास डायलाइसिस फ्लूइड है। अब डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल की मिकदार बहुत कम है, कंसंट्रेशन नहीं है, बिल्कुल कम है। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे हो रहा है? मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ आएंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। एक्चुअल में क्या होगा आपके देखें इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आ गए और कुछ यहीं हैं। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके हायर मॉलिक्यूल लोअर की तरफ आ जाएं। दोनों तरफ जब बराबर हो जाएंगे तब वो आपके पास ट्रेवल नहीं करेंगे। देखिए दोनों बराबर हो गए, इस साइड भी, तब ये ट्रेवलिंग नहीं होगी। अब इनको अगर आप 2-3 मरतबा इस प्रोसेस को लगा दें तो आपके ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनियस वेस्ट के मॉलिक्यूल होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे और डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आएंगे तो क्लीन ब्लड आपकी बॉडी को रिटर्न हो जाएगा। जो आपकी डायलाइसिस फ्लूइड है उनको इस ट्यूब की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। देखें ये आपको दिखाई दे रहा है। डायलाइसिस फ्लूइड को बार बार चेंज किए जाते हैं ताकि डायलाइसिस फ्लूइड दोबारा आपके पास न्यू डायलाइसिस फ्लूइड हो। न्यू डायलाइसिस फ्लूइड होगा तो इनके अंदर मॉलिक्यूल कम होंगे और मॉलिक्यूल कम होंगे तो आपके पास डिफ्यूजन वाला प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और यहाँ से फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड ऐड किया जाता है और यहाँ से जो आपके डायलाइसिस फ्लूइड जो यूज़ हो जाते हैं वो दोबारा निकाल दिए जाते हैं। बच्चों ये सिंपल आपके पास डिफ्यूजन वाला। अब सेल डिवीजन दो तरह की होती है। बेसिकली एक सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे किस्म की सेल डिवीजन को कहते हैं मियासिस। हम देख लेते हैं सबसे पहले माइटोसिस को। तो माइटोसिस क्या होता है उसके पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बच्चों, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। माइटोसिस में आपका जो पेरेंट सेल है वो आपके पास डिवाइड होता है 2 सेल के अंदर। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिमेन सेम। आपके पास जो पेरेंट सेल होता है लेट्स सपोज उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है तो आपके पास उससे जो डॉटर सेल बनेगा उस डॉटर सेल के अंदर भी 4 ही क्रोमोसोम होने चाहिए। मीन टू से आपके पास जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे उतने ही क्रोमोसोम आपके पास डॉटर सेल के अंदर होने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉटर सेल आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जो पेरेंट सेल्स होता है उस सेल के जो जेनेटिक मेकअप होता है या जेनेटिकली उनके अंदर जितने भी जीनोम होते हैं वो एक्चुअली जब वो डिवाइड हो जाते हैं तो डॉटर सेल भी सेम उसी तरह की जेनेटिकली सिमिलरिटी उसके अंदर आ जाती हैं। मीन टू से आपके पास जिस तरह पेरेंट सेल होता है उसी तरह आपके पास डॉटर सेल्स भी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर। एक्चुअली आपके पास माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आपके पास नंबर ऑफ आपके बॉडी के जो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे हो जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन से सेल के अंदर एक्चुअली होते हैं। आपके पास माइटोसिस जो होते हैं आपके बॉडी सेल के अंदर, जितनी भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर आपके पास माइटोसिस का प्रोसेस होता है और एक्चुअली इनमें सिंगल डिवीजन होती है। हम आगे डायग्राम की मदद से आपको बता देंगे कि सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन में क्या फ़र्क है। इनके अंदर सिंगल डिवीजन होती है। नेक्स्ट मियासिस। इन दोनों में पहला डिफरेंस तो ये है कि आपके पास पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। यहाँ पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं
हाफ हो जाते हैं। मीन टू से अगर पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं तो आपके पास डॉटर सेल के अंदर 2 होने चाहिए। यहाँ पर डॉटर सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जेनेटिकली डॉटर सेल और पेरेंट सेल सेम होते हैं, यहाँ पर जेनेटिकली डॉटर सेल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली गैमीट्स बनते हैं। बच्चों गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स उन सेल को कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, या उनको जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल्स, इनमें जर्म सेल्स और ये एक्चुअली आपके पास यहाँ मैंने बताया था कि आप बॉडी सेल के अंदर आपके पास ये माइटोसिस होती है और यहाँ पर एक्चुअली ये जर्म सेल के अंदर। जर्म सेल्स एक्चुअली बच्चों आपके पास वो वाले सेल जो आपकी रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था कि सिंगल डिवीजन होती है और यहाँ पर बेसिकली डबल डिवीजन होती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे हम आपको डायग्राम की मदद से बता देंगे, आपको ये फोर्थ के 5 पॉइंट इजीली क्लियर हो जाएंगे। बच्चों इस डायग्राम की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको क्रोमोसोम्स की नंबरिंग पता चल जाए। बच्चों इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक सेल है आपके पास जिसको कहते हैं पेरेंट सेल, जो फर्दर डिवाइड होना चाहता है। इस सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? डुप्लीकेशन करते हैं। मीन टू से अपने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। अगर 4 क्रोमोसोम थे तो अब क्या कर लेगा? 8 क्रोमोसोम बना लेगा। अगर 8 थे तो ये कितने बना लेगा? 16 बना लेगा। इसी तरह आप क्रोमोसोम गिन लें, ये 2 हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो 4 पेयर आपके पास, अभी इधर 4 थे, अभी इधर 8 हो गए। अब ये सेल क्या करेगा? डिवीजन करेगा। डिवीजन करेगा तो इससे 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? ये 4 पेयर में थे, एक साइड 4 इस साइड आ जाएंगे और 4 इस साइड आ जाएंगे। मीन टू से 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इधर भी 4, इधर भी 4, और पेरेंट सेल के अंदर कितने थे? 4, 1 2 3 4। इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल के क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखें आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस में बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मियोसिस में पेरेंट सेल से आपके पास, पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। अब ये भी क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप माइटोसिस और मियोसिस दोनों का सेम है, रिप्लिकेशन करेगा। डीएनए रिप्लिकेशन जिसको कहते हैं, आगे हम इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन क्या होते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे, कॉपी बना लेंगे। 1 2 3 4 हैं, अब कितने हो गए? 1 2 3 मतलब पेयर हो गए। अब पहले सिंगल थे, अब 4 पेयर हो गए। 4 पेयर मीन टू से 4 थे, अभी इधर हो गए 8 क्रोमोसोम हो गए। अब पहली सिंगल डिवीजन हो गई। सिंगल डिवीजन में क्या हो गया? 2 पेयर इस साइड आ जाएंगे और 2 पेयर इस साइड आ जाएंगे। 1 पेयर सेकंड पेयर, 1 पेयर सेकंड पेयर। अब ये जो सेल्स है आपके पास, ये फर्दर डबल सेल डिवीजन इसको कहते हैं। सिंगल सेल डिवीजन यहाँ तक हो गई, अब डबल सेल डिवीजन। डबल सिंगल डिवीजन में एक्चुअली आपके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने थे? 1 पेयर, 2 पेयर आपके पास है ना। अब इधर भी कितने थे? 2 पेयर्स, 1 पेयर एंड सेकंड पेयर। अब ये पेयर जो आपके पास हैं एक्चुअली, ये जब आपके पास एक पेयर डिवाइड हो गया, एक पेयर आपके पास डिवाइड हो गया, उससे सिंगल आपके पास क्रोमोसोम आ गए। सिंगल एक क्रोमोसोम, सिंगल दूसरा। अब ये वाला जो पेयर था ये आपके पास डिवाइड हो गया, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधे हो गए। पहले इस साइड पेयर की फॉर्म में थे, इसमें पेयर की फॉर्म में थे। मीन टू से आपके पास क्रोमोसोम, मैं आपको बाद में थोड़ा बता दूंगा, रिवाइज जब करते हैं उस टाइम बता दूंगा कि किस तरह स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। ये आपके पास आधे हो गए और 1 2 1 2 इधर पेयर की फॉर्म में थे। क्रोमोसोम के 2 मतलब आपके पास टेल फॉर्म में थी, यहाँ पर सिंगल हो गए, इसको कहते हैं गैमीट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम स्टेप हुआ। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने थे? 2 पेयर में थे। अब 2 पेयर आपके पास सिंगल में हो गए। ये पेयर्स है आपके पास, ये एक 1 2 मीन टू से आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। 1 क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। इसके अंदर मीन टू से 4 हैं। अब इसमें देखें 1 2 हो गए।
इसके अंदर देख लें 1 2 हो गए। क्लियर हो गया? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किडनी स्टोन 3 तरह की होती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल साइज़ की जितनी भी किडनी स्टोन है वो ज़्यादा पानी पीने से रिमूव हो सकती हैं। मीडियम साइज़ को जिस टेक्निक से रिमूव करते हैं उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। एंड थर्ड, लार्ज किडनी स्टोन को सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं। देन हमने देखा डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपकी ब्लड को एक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जिस मेथड को कहते हैं डायलिसिस। और जिस मशीन के थ्रू इसको किया जाता है उसको कहते हैं डायलाइज़र। देन हमने देखा कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। डायलिसिस एक्चुअल में आपके पास डिफ्यूजन के बेस पे काम करते हैं। डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। एक्चुअल में जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको डायलाइज़र फ्लूइड से पास करवाया जाता है। डायलाइज़र फ्लूइड में क्या होता है कि डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, आपकी जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाती है और आपका क्लीन ब्लड जो है आपकी बॉडी को दोबारा रिटर्न किया जाता है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलिसिस एंड लिथोट्रिप्सी इन योर ऑन वर्ड। थैंक यू। को नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने माइटोसिस और मियासिस की जो डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताई, उसी तरह की डायग्राम बनानी है। उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेबल करने बताने हैं और फिर उसकी पिक्स निकाल के एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। यहाँ गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड नहीं करनी। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो आज के लेक्चर का आपका होमवर्क ये है कि आपने सारे लेक्चर को वर्कशीट के ऊपर करना है। थैंक्स।